हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईआरएस लर्निंग हब। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का एक और चैप्टर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फेम्स एंड फोई। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर कवर किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा। आइए आज हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो टॉपिक्स कवर होंगे इस चैप्टर्स में तो उसको देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, फूड प्रिजर्वेशन है, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, केमिकल मेथड, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड पैकेजिंग, फिर ये सब फूड इंडस्ट्री, मेडिसिन प्रोडक्शन, वैक्सीन, फिर ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। Those organisms around us which we cannot see with the naked eyes are called microorganisms. इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं? माइक्रो का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल साइज, जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब उसको रखोगे तो वहां पे वो दिखेगा, इसलिए इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। Some of this can be seen with a magnifying glasses, while some cannot be seen without the help of microscope. That is why these are called the microorganisms or microbes. फिर आगे हम लोग देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन है बहुत सारे, तो हम लोग उसकी क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लासिफाइड है 4 ग्रुप्स में: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, इसका देखते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये देखिए बैक्टीरिया है, सिंगल सेल, found in a wide range of habitats ranging from glaciers to deserts and hot springs. For example, दही जो आप लोग खाते हैं उसमें भी बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम है लैक्टोबाइसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, वे भी एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो कि सिंगल सेल होता है। कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है? फ्रॉम ग्लेशियर, डेजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग। फिर हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं फंगी को। मल्टीसेलुलर heterotrophic organisms lack chlorophyll and are generally found in colonies. For example, penicillin. ये देखिए इसका एग्जाम्पल है। ये कैसे इसका ये स्ट्रक्चर बताया गया है जिसमें कि मल्टी सेलुलर है, उसको फंगी कहते हैं। आप लोग फंगी देखे होंगे, जो ब्रेड आप लोग खाते हैं उस पे भी अगर मॉइस्चर उसे मिले तो वहां पे फंगस लग जाता है। ये देखिए जो ब्रेड पे फंगस लगता है ना, वो ऐसा होता है। माइक्रोस्कोप ये स्कोप के अंदर देखिएगा तो ऐसा दिखाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं प्रोटोजोआ पे। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूजुअली फाउंड इन वाटर। ये यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टीसेलुलर भी होता है, और ये पानी में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एम्बीवा एंड पैरासियम। ये रही एम्बीवा और ये रही पैरामीशियम। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं एल्गी के बारे में। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म contain chlorophyll pigment and carry out photosynthesis, for example Spirogyra। ठीक है, ये यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टीसेलुलर, और ये इसमें और ये क्लोरोफिल कंटेन करता है, उसका पिगमेंट, और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। हम लोग आगे देखते हैं वायरस को। ठीक है, आप लोग तो वायरस से काफी वाकिफ होंगे। कोविड-19 कोरोना वायरस वो एक वायरस ही था। तो देखिए वायरस क्या होता है।
Viruses are also microscopic, which reproduce only inside the cell of a host organism, which may be a bacterium, plant or animal. होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर वायरस ने अटैक किया, ठीक है, और मुझे कोल्ड हो गया, तो आई एम अ होस्ट फॉर दैट वायरस, ठीक है, मैं होस्ट बन जाऊंगी उस वायरस के लिए। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है। रिक्वायर होस्ट सेल टू रिप्रोड्यूस एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। फॉर एग्जाम्पल ये इन्फ्लुएंजा वायरस एंड पोलियो वायरस, और इसलिए ना पोलियो का वैक्सीनेशन करवाया जाता है, इसलिए ताकि इस चीज से प्रोटेक्ट किया जा सके। आगे हम लोग देखते हैं फिर फूड प्रिजर्वेशन। ओके, प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द spoilage of a food items by the action of a microscope is called food preservation. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग जो स्पॉइल ना हो, हाँ, तो फूड प्रिजर्वेशन हम लोग देख रहे थे, तो इसमें ये होगा कि जैसे कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बहुत एक बार बना के बहुत टाइम के लिए रख देते हैं, तो वो चलता है, वो खराब नहीं होता है, उस पर बैक्टीरिया का ये इफेक्ट नहीं होता है, अटैक नहीं कर पाता है वो, पर ऐसा कैसे हो जाता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट ऑन अ फूड आइटम एंड स्पॉइल देम। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो फूड पे अटैक करके उसको स्पॉइल कर देता है, पर हमें उसको बचाना है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, जिसमें से जो पहला मेथड है वो केमिकल मेथड। द केमिकल दैट कैन ये द केमिकल दैट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अ फूड आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि जो ग्रोथ होता है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसको प्रिवेंट करते हैं, उसको रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम बेंजोइक, ठीक है, सॉल्ट एंड इडेबल ये ऑयल। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो घर में अचार बनाए जाते हैं उसमें बहुत सारे सॉल्ट डाल दिए जाते हैं और ऑयल डाल दिए जाते हैं। वो इसलिए डाले जाते हैं ताकि उसको प्रिजर्व कर सकें, उसमें मॉइस्चर की कंटेंट नहीं हो पाती है, इसलिए उससे बैक्टीरिया जो होता है ना वो अटैक नहीं कर पाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो अचार है, पिकल्स वगैरह, ये बहुत टाइम तक एक बार बनाने के बाद रख के हम लोग यूज करते हैं। और जो ये मार्केट में जो सॉस वगैरह मिल जाता है, फिर जैम वगैरह जो मिल जाता है, जो आप लोग ब्रेड पे लगा के खाते हो, तो वो इतना टाइम तक कैसे रह जाता है? तो उसमें ये केमिकल का यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। फिर हम लोग आगे देखते हैं। सुगर इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन जैम्स एंड जेली। देखिए वही है कि शुगर जो होता है वो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है जैम्स में और जेलीज में। Oil and vinegar are used as a preservatives in a pickles and vegetable. Oil और vinegar जो होता है वो एज a प्रिजर्वेटिव यूज होता है पिकल्स में और वेजिटेबल्स में। फिर हम लोग आगे देखते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। बहुत ऐसा भी होता है ना कि बहुत ज्यादा हीट ये होने की वजह से भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो डेड हो जाता है, वो मर जाता है। और जो बहुत ज्यादा कोल्ड प्लेस अगर हो जाएगा तो वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो कर पाना मुश्किल है, वो नहीं ग्रो कर सकता है। इसलिए जो कहा जाता है कि पानी को बॉईल करके पीना चाहिए। तो इससे होगा ये कि जब बॉईल करेंगे तो उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे ना वो मर जाएंगे, या फिर बहुत ज्यादा मतलब कोल्ड कर देंगे तब भी वो खत्म हो जाएंगे। और जैसे कि और हम लोग घर में दूध लाते हैं तो उसको भी बॉईल करके रखते हैं ताकि उस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर सके और वो खराब ना हो जल्दी। बॉइलिंग द मिल्क हेल्प इन किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इट। तो जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो सबको मार देता है। जो आप दूध के पैकेट लेते हो उस पर लिखा रहता होगा
पेस्चराइजेशन मिल्क, इसका मतलब ये होता है कि वो ना एक टेक्निक है of preserving milk in which it is boiled to about 20 degrees Celsius for 15 and 30 seconds and then suddenly chill and store. उसको इतने डिग्री पे पहले बॉईल किया जाता है 15 से 30 सेकेंड तक के लिए, उसके बाद उसको पैक कर दिया जाता है, स्टोर करके चिल करके फिर आपको बेच दिया जाता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं स्टोरेज एंड पैकिंग के बारे में। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, आर स्टोर्ड इन अ सील एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट माइक्रोबल अटैक। तो इनको जो होता है, जैसे चिप्स के पैकेट्स हो गए, लेज के पैकेट्स हैं, ये सब जो होता है ना, कुरकुरे, ये सब जो होते हैं इसको बहुत टाइट पैक किया जाता है ताकि इसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं हो सके। और ये जो पैकेट होता है जितना खुला रहता है उसमें नाइट्रोजन भी होता है, तो नाइट्रोजन। फिर आगे हम लोग चलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इसका नुकसान भी है तो फायदा भी है, फ्रेंड भी है तो फो भी है। फिर हम लोग इसमें देखते हैं इन फूड इंडस्ट्री में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो हेल्प करता है। तो आपको पता है लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को कर्ड बनाने में हेल्प करता है, मतलब दूध से दही बन जाता है। फिर यस्ट जो है वो भी एक बैक्टीरिया है जो कि ये ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक बनाने में हेल्प करता है। तो जो हम लोग इसका यूज करते हैं ब्रेड में, पेस्ट्रीज में, केक में, इससे होता है ये है कि जब उसको आप मिला के रख दोगे ना तो वो बहुत फूल जाएगा। आप देखते होंगे कि जो ब्रेड होता है, पेस्ट्रीज होता है, वो फ्लफी फ्लफी होता है, तो वो इसकी यूज करने की वजह से। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं इन बेवरेज इंडस्ट्री। ठीक है, yeast is used for the commercial production of alcohol, wine and vinegar, acetic acid। जो yeast होता है ना वो अल्कोहल का प्रोडक्शन करने में, वाइन, विनेगर, ये सब में भी यूज होता है। Yeast acts as a sugar and converts it into alcohol by the process of fermentation। फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जो yeast को होता है ना उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अल्कोहल में। एंड लुईस पास्चर डिस्कवर द फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन जो है वो किसने डिस्कवर किया था? तो लुईस पास्चर ने। हम लोग आगे देखते हैं इन अ मेडिसिन प्रोडक्शन। ये मेडिसिन के प्रोडक्शन में कैसे, मतलब मेडिसिन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काफी यूज होता है, तो कैसा होता है वो आज हम लोग देखते हैं अभी। Medicine produced by the certain microorganisms to kill or stop the growth of other diseases causing microorganisms are called antibiotics। तो मेडिसिन जो होता है ना वो प्रोड्यूस होती है बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हेल्प करता है टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अ डिजीजेस। ठीक है, जो उस चीज को ग्रोथ करेगा ना डिजीज को, उसको किल कर देता है और स्टॉप करता है उसकी ग्रोथ को, उसको हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक आर ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मल कभी फीवर या ये कफ वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं ताकि जो जिस वजह से, जिस बैक्टीरिया के वजह से आपके अंदर वो, मतलब आपको फीवर और कोल्ड हुआ है, कफ हुआ है, तो उस बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है ना वो रुक जाए, स्टॉप हो जाए, इसलिए वो आपको एंटीबायोटिक देते हैं। कॉमनली यूज्ड एज एंटीबायोटिक, ये उनके नाम है जो एंटीबायोटिक का यूज होते हैं अभी मार्केट में। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था ना वो पेंसिलिन था जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। तो इसमें दो ये साइंटिस्ट के नाम याद करने थे, एक फर्मेंटेशन का और एक इसका, आप इनको याद रखिएगा। फर्स्ट ये एंटीबायोटिक वैक्सीन का नाम पेंसिलिन था और ये किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। फिर हम लोग आगे देखते हैं
इन वैक्सीन प्रोडक्शन। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ अ वेरियस डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म थ्रू वैक्सीन इज नोन एज अ वैक्सीनेशन। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना वायरस, वो एक वायरस था जो कि फैल रहा था, एक को टच होने से दूसरे को, मतलब सब में वो जा रहा था। तो उसको रोकने के लिए सरकार ने वैक्सीन बनाया, फिर हम लोगों को वो वैक्सीन लेना पड़ा। तो इसी प्रोसेस को, जिसमें कि उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो अटैक था, उससे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वैक्सीन बनाई गई, उसको फिर हम लोगों को दिया गया। तो उसी प्रोसेस को हम लोग वैक्सीनेशन कहते हैं। बहुत पहले फिर ये पोलियो का भी वैक्सीन बना था, तो वो सबको दिया गया था। फिर चिकन पॉक्स का भी वैक्सीन था। तो ये इसलिए दिया जाता है ना, ताकि बाई चांस, मतलब इन फ्यूचर भी अगर आपके बॉडी में वो चीज आने की कोशिश करे, अटैक करने की, तो आपके जो अंदर वैक्सीन दिया गया है वो उससे मतलब आपको बचा लेगा, उसका इफेक्ट होने नहीं देगा। वो एक एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में प्रोड्यूस करेगा बॉडी। तो वैक्सीन इंक्लूड डेथ और वीकेंड microbes that trigger the production of antibodies in the body। ठीक है, तो ये जो बनता है वो इस चीज का, और वो आपके बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जिससे कि जो अटैक होते हैं वायरस के, वो स्टॉप हो जाता है। These antibodies help in preventing the attack from a disease causing microorganisms। Vaccination helps in controlling diseases such as cholera, polio and smallpox। ठीक है, तो वैक्सीनेशन जो होता है वो इन सारे डिजीज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे ही कोरोना वायरस का वैक्सीन लगा था, तो फिर उसको वो थोड़ा सा फ्री हो गया था कि अब उसको कोरोना वायरस अटैक नहीं करेगा। तो वैक्सीन फॉर ए स्मॉल पॉक्स, जो स्मॉल पॉक्स के लिए, जिसको चिकन गुनिया कहते हैं, तो इसके लिए जो वैक्सीन डिस्कवर की गई थी वो एडवर्ड जेनियर के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी साइंटिस्ट है, इनका नाम याद रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम बैक्टीरिया कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ये जो बैक्टीरिया है ना, इसको नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं। एंड दे फिक्स द फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी। आपको पता है कि प्रोडक्शन के लिए, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो ये जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करती है। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, ये जो पल्सेस की खेती होती है उसमें ये पाया जाता है सॉइल में। फिर हम लोग आगे देखते हैं इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर हेल्प इन कन्वर्टिंग द dead waste of a plant and animals into a simpler substances by the process of decomposition। ये तो आपको पता ही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हेल्प करता है डेड वेस्ट प्लांट एनिमल्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। उसी प्रोसेस को हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो इस वीडियोज में इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्लासेस हम लोग नाइट्रोजन साइकिल से नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।